everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will cover the unit 1 of semester 2 GE Economics. किसी किसी बच्चे का बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी है और किसी किसी बच्चों का जीई उनको इकोनॉमिक्स मिला है, जिसमें से सेमेस्टर 2 बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 आज मैं पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है लार्ज यूनिट. ठीक है, सो मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज. देन व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्ट्रक्चर एंड द परफॉर्मेंसेस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. तो यहाँ पे एक जेएम कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ही वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, he was the father of macroeconomics, and J.M. Keynes has popularly publication of the general theory of employment, interest and money in the year 1936. उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर गई थी, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिली आज के टाइम पे. इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स करता है आपके इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई. ये टूल्स होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डील विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, मतलब एक एज अ नेशन को होल की तरह ट्रीट करता है, ना कि एक इंडिविजुअल लेवल पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रीट करती है. ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या स्टडी करती है. वो स्टडी करती है आपके एग्रीगेट मतलब एज अ होल इकोनॉमी, एज अ होल इंडिया की इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम समझते हैं जो कि एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो कि 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हमें बताता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है एग्रीगेट को, बट ओनली एट द लेवल ऑफ द लार्ज इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, होल की तरह हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. नाउ यहाँ पे क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आती है और एग्रीगेट सप्लाई आता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि ऑल सेक्टर इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है. देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं, जो हमारा रिलेशन होता है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ. जैसे कि इंडिया का जो रिलेशन होता है वो यूएसए के साथ कैसा होता है. ठीक है, तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही आते हैं, जैसे हम ट्रेड करते हैं. ठीक है, नाउ आपको पता हाउस होल्ड क्या होता है, जो कि सामान खरीदता है फर्म से. ठीक है, फर्म सामान बेचता है. ये 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. आई थिंक आपने 12th क्लास में दो के बारे में ही पढ़ा होगा, सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म. बट आपको अगर जीई इकोनॉमिक्स है आपके पास, तो आपको 4 सेक्टर इकोनॉमी आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, नाउ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे इश्यूज से डील करता है. व्हाट आर दोस इश्यूज? दीज इश्यूज आर द लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द इंटरनेशनल. सो जो हमारे इश्यूज होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के साथ, जो फर्स्ट इश्यू हमें देखने को मिलता है वो हमारा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? जब एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि लेट्स सी इंडिया के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो हम क्या देखते हैं? जीडीपी देखते हैं. जीडीपी क्या होती है? जब एक नेशन एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं. ठीक है, तो जो हमारा पहला इशू है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इशू का, वो होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. तो प्रोड्यूस करने के बाद हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमें एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज होगी. जो लोगों को काम करने की एबिलिटी थी अब उनको जॉब्स मिलेंगी. ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी मिलेगी, पैसे मिलेंगे उन लोगों को. पैसे मिलेंगे, पॉवर्टी कम होगी, गरीबी कम होगी देश के अंदर से. अगर पॉवर्टी कम होगी तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होगा. अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो जो बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे कि हमारी हेल्थ, एजुकेशन, वो भी हमारी इंक्रीज होंगी. ठीक है, तो पहला इशू हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए. ठीक है, जीडीपी में एक और कंसेप्ट आता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जहाँ पे जो रियल जीडीपी है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है एज कम्पेयर टू द नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपका. जो सेकंड हमारा इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट की होती है. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर द वर्क are seeking to work but they are not getting any work, they will not getting any jobs. Why? Because हमारे कंट्री के अंदर जॉब्स है ही नहीं, इसीलिए हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एक कंट्री है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो हमारा कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, इतना कम प्रोडक्शन हो रहा है. अगर प्रोडक्शन कम है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी इनकम कम है, जिसकी वजह से एक
आम इंसान अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर आप कह सकते हो ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी आती है सिचुएशन, हमें देखने को मिलती है। हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। जो थर्ड हमारा इशू है वो हमारे इन्फ्लेशन होती है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म इन्फ्लेशन? वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन द डिमांड, ठीक है। प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, इतनी डिमांड है नहीं जितना प्राइस ज्यादा है, ठीक है। प्राइस ज्यादा होते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन में प्राइस ज्यादा होता है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, ठीक है। सॉरी पहले गलत बोल दिया, डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। डिमांड बहुत सारी, लेट्स से कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसकी लोग डिमांड कर रहे हैं। लेट्स से कि इकोनॉमी के अंदर 100 पीपल है और 100 पीपल डिमांड कर रहे हैं इस मार्कर की, बट सप्लाई है ही नहीं। तो डिमांड इतनी ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम नहीं है तो यहाँ पे जो प्राइस का जो अफेक्ट क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो ये मार्कर खरीद सकता है, ठीक है। तो यही इन्फ्लेशन होता है। जैसे कि लास्ट ईयर जहाँ पे 2025 की बात करते हैं, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, लेट्स से कि 100 गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, और अभी का करंट इन्फ्लेशन है 2026 का, अगर हम अभी का इन्फ्लेशन रेट देखेंगे, लेट्स से कि 5% है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है इन्फ्लेशन रेट, तो हमारे जो इन्फ्लेशन निकल के आएगा वो 105% निकल के आएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ इशू आता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं किसकी, ट्रेड के, हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद अदर कंट्री के साथ कैसा है, हमारा कैसा ट्रेड है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, कैसे कौन सा देश हमारे यहाँ पे टैरिफ लगाता है, फिर हम किसी ऊपर के टैरिफ लगा, जो अभी एक बहुत मुद्दा चला है, यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था, ठीक है, वो कम भी कर दिया, ठीक है, बट हमें उससे कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एक कंट्री, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसलिए आती है कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के साथ हमारा कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी तो इंडिया एक ओपन इकोनॉमी थी, बट लेट 1990s के पहले बात करें, बिफोर द 1990s जो इंडिया थी वो एक क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है। आफ्टर द एलपीजी हमने ओपन इकोनॉमी करी है, जाके हमारा इंटरेक्शन हो दूसरे वर्ल्ड के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सारी कंट्री ने ओपन इकोनॉमी, तो हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, हमें एक्सटेंसिव ट्रेड करने का मौका मिलता है और हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी बहुत इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि फ्रांस हमारे यहाँ पे आया था, ठीक है। अब अगर क्लोज इकोनॉमी होगी तो वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, देयर विल बी नो इंटरेक्शन, क्लोज है। जैसे कि इंडिया भी पहले क्लोज था, तो हमारे किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं था। चाइना भी पहले क्लोज इकोनॉमी के साथ ही था अंदर, उसने बाद में अपना ओपन करा है, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल होती क्या है? तो जो प्राइस होता है, जो आउटपुट होता है इकोनॉमी के अंदर, वो एक सीरीज में चलता रहता है, अप्स एंड डाउन, नहीं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। इसका ग्राफ भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, इसमें इसको बनाकर बताऊंगी अभी। ये अप एंड डाउन चलता रहता है। अब यहाँ पे इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं ट्रेड साइकिल को, या फिर आप बिजनेस साइकिल भी कह सकते हो। इसके 4 फेजेस होता है। द फर्स्ट फेज इज ट्रॉफ, जिसको बोलते हैं हम डिप्रेशन, देन कम रिकवरी, देन पीक, जिसको हम बूम में बोलते हैं, बहुत ही हाईएस्ट पे रहता है, पीक पे रहता है। देन आता है रिसेशन, रिसेशन को हम डाउन टर्न भी कहते हैं और कॉन्ट्रेक्शन भी कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज, दिस इज ट्रॉफ। ट्रॉफ में क्या होता है, यहाँ पे डिप्रेशन आता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पूरी पीक पे है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है आपका तो आपकी डिमांड भी कम होगी। अगर डिमांड कम है, अगर लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी आपका कम होगा। प्रॉफिट कम होगा, जो यहाँ पे बॉटम पॉइंट है, प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिप्रेशन आएगा, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आएगा। और जो बॉटम पॉइंट होता है, जो बहुत ही डीप है, नीचे है, उसको कहते हैं हम स्लम, ठीक है। 1 मार्कर आ सकता है। अब आता है पीक्स, पहले रिकवरी की बात करते हैं, सेकंड फेज आता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब जब इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करती है। ग्रेट 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो कि एक यूएस का तरफ से, आई थिंक आपने पढ़ा होगा वो, तो उसने भी रिकवर करना शुरू किया था। पहले वो बहुत ही डिप्रेशन में थी वो इकोनॉमी यूएस की, ठीक है। अब रिकवरी में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अब धीरे 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 बढ़ रही है, पहले डाउन थी अब बढ़ रही है, अप हो रही है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, अगर डिमांड करेंगे तो लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। वही बता रहे हैं कि डिमांड करेंगे अपने, और जो कंज्यूमर है वो खर्चा ज्यादा करेंगे गुड्स पे, सर्विसेज पे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे वो कंज्यूमर स्पेंड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फेज व्हिच इज पीक। बिल्कुल बूम पे आ गया भाई, पहले कम था फिर बढ़ा, फिर पूरा ही टॉप पे आ गया, ठीक है। तो पीक क्या होती है,
ये एक टॉप ऑफ द ट्रेड साइकिल जहां पर आपकी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पीक पे होती है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। यहाँ पे डिमांड ही डिमांड होती है, ठीक है, चाहे सप्लाई हो ना, बट डिमांड करनी है सबको, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉप पे जो पॉइंट होते हैं इसको हम बूम भी कहते हैं, ठीक है, यही बात है। अब नेक्स्ट लास्ट फेज आता है आपका रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कम आ जाना, मतलब झटके से नीचे आ जाना, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म रिसेशन? रिसेशन को मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, डाउन टर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो रियल जीडीपी होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। एक पोटेंशियल जीडीपी भी होती है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो रियल जीडीपी होती है वो फॉल हो जाती है। अगर आपकी रियल जीडीपी फॉल हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका जो आपकी डिमांड है वो कम होगी, आपका प्रोडक्शन कम होगा। अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा, लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट भी कम होगा ना। तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, बहुत कम होगी। और जो लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन होता है, अगर लंबे समय तक अगर रिसेशन रहा तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। वही बात है, यहाँ पे भी इसको डिप्रेशन है। अगर रिसेशन रहा तो वो फिर से डिप्रेशन में जाएगी, डिप्रेशन फिर वो रिकवर करेगी, वो इकोनॉमी का रिकवर करेगी, फिर से वो बूम पाएगी, फिर रिसेशन पाएगी। तो ये आपकी जो साइकिल है, ट्रेड साइकिल है, ये जो बिजनेस साइकिल है, ये चलती रहेगी। तो अब मैं आपको इसका ग्राफ बनाकर सो ये जो आपका डायग्राम है बिजनेस साइकिल का और ट्रेड साइकिल का, ठीक है। तो वैसे क्या फोर फेजेस होते हैं, फोर फेजेस मैंने आपको यही बताया है। यहाँ पर आपका पोटेंशियल जीडीपी बताता है। पोटेंशियल जीडीपी कहाँ होता है? जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते जो अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज है इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर, वो सारे एम्प्लॉयड है। तो अब यहाँ पे हम बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल को डिस्कस करते हैं, इसका डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से कि ये हमारी होती है पोटेंशियल जीडीपी, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, ये यहाँ पे गया धीरे धीरे की इकोनॉमी की कंट्री, जैसे कंट्री है वो अपने पूरे पीक पे पहुंच गई, पूरे बूम पे पहुंच गई, ठीक है। ये पहला फेज हुआ। अब ये धीरे 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 नीचे गिर रही है। अगर ये नीचे गिर गई, पहले बूम पे थी, अगर नीचे गिर गई फिर से, तो क्या आ गया? डिप्रेशन आ गया कंट्री के अंदर, ठीक है। डिप्रेशन आ गया, बहुत ही नीचे चली गई, ठीक है। अब इसको रिकवर भी करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि नीचे गई, डिप्रेशन आया, डाउन टर्न आया या कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वो धीरे धीरे रिकवर करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी। तो इस वाले फेज को कहेंगे हम रिकवरी। जो ये ऊपर से नीचे जा रही है इसको कहेंगे हम रिकवरी। अब एक रिकवरी रिकवरी कर ली कंट्री ने, फिर उसके बाद जो आपका है ना, वो फिर से रिकवरी करेगा, वो फिर से पीक पे पहुंचेगा, बूम पे पहुंचेगा। तो ये जो चीज हमारा ग्राफ ये शो हो रहा है, इसको हम एक्चुअल जीडीपी कहते हैं। जो यूं यूं अप एंड डाउन जा रहा है, इसको हम एक्चुअल जीडीपी कहते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, उसको हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। सो यही था इसके अंदर, और कुछ था नहीं। एक लास्ट पॉइंट आ जाता है इशू का, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंदर इतना नहीं कुछ है नहीं, जिसमें कि बस टू पॉलिसी के बारे में हमें बता रखा है, फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो आपको स्पेंडिंग में होती है, जो कि गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू दी मनी, जो कि बैंक, जो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस यही था। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स पहुंचवा दूंगी। और आज से हमारा जो यूनिट 1 है, चैप्टर 1, वो खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।